सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ह्यूमिडिटी से भरपूर हुआ होगा, बिकॉज कल रात बारिश होती रही है। कुछ इलाकों में तो बहुत तेज़ बारिश हुई, कुछ 1:30 बजे ही बारिश शुरू हो गई थी। फैसल, व्हाट वाज इट अबाउट एट योर साइड? भाई मैं तो साल की आखिरी बारिश जो है उसको देखने के लिए बेताब था, लेकिन वो ऐसे वक्तों में हुई कि जब हम सुबह उठने की फिक्र करते हुए सो चुके थे। एग्जैक्टली। लेकिन कल रात शहर कायद में मौसम सरमा ने बाकायदा एंट्री तो दी बारिश की सूरत में, लेकिन रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश से टेम्परेचर अभी उतना नीचे नहीं गिरा है। इजाफे की पेश गोई की जा रही है, अभी इतना इजाफा नहीं हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की कहीं तेज़ बारिश ने मौसम किया खुशगवार, और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्ज हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ताहम मज़ीद बारिश जो है वो दोपहर में बताया जा रहा है कि शायद हल्की फुल्की हो जाए। कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे हैं। इसमें हैदराबाद शामिल है, जामशोरो शामिल है, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है। दादू, लाड़काना, जेकबाबाद में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर मजीद बारिश होती है तो टेम्परेचर और नीचे आएगा। दूसरी तरफ अगर हम बलोचिस्तान की बात कर लेते हैं, जहाँ खुश्क सालिक जैसी सूरत हाल थी, क्वेटा में बारिश हुई है, चमन में बारिश हुई है, गवादर में बारिश हुई है, और ऐसे में 40 से ज़ायद फीटर्स बंद हो गए हैं। कई लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है और निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। जी हाँ, और हम अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ तो बर्फ़बारी का सिलसिला ज़बरदस्त तरीके से जारी है और मज़ीद बारिश की भी यहाँ पे पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पे दीर हो जाए, चित्राल हो जाए, स्वात के बालाई इलाके हो जाए, यहाँ पे बर्फ़बारी जो है उसका आगाज़ हो चुका है। टॉकिंग अबाउट कराची अगेन, तो सादिया कल एक्सपेक्टेड तो था, और कल जब हम शो करके घर जा रहे थे तो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि जी बारिश होगी। अब रात में जो है बारिश हुई और आपके मनाजिर भी आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई। और अब देखना ये है कि आज दोपहर में भी कोई बारिश का सिनारियो बनता है या नहीं बनता है। ओवरऑल तो मुल्क की हमने बात कर ली है। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम साल को खुदाफिज कह रहे हैं, वैसे साल के आखिरी शो में भी आप हम खुशामदीद कहते हैं, बट कराची वाले साल को कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़, और दे आर वंडरिंग कि 31 दिसंबर को भी अगर शहर में सर्दी नहीं आई है तो फिर कब आएगी? आएगी भी कि नहीं आएगी? बड़ा दिलचस्प सवाल है, और मेरा ख्याल है कि कराची वैसे भी कोस्टल एरिया में आता है। जब सर्दियों का मौसम होता है तो रातें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। दिन में तो मैं कराची से हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने फॉलो किया है उसमें यही फॉलो किया कि दिन में आपका खुशगवार मौसम ही रहता है सर्दियों में। अब चूंकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको मालूम है कि एक तो आपके इंटरनेशनल आपके फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के, एक रीजनल होते हैं, फिर आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जो कि आपके क्लाइमेट चेंज और वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स में अगर आप देखें कि क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, तो आप देखें कि जो मैंग्रोव कवर है वो आपका वक्त के साथ साथ काफ़ी कम होता जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स करके उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्रेस है, लेकिन उस कदर नहीं है जिस कदर वो तेज़ी से कम हो रहा है। फिर आप ये देखें कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो एमिशंस होती हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा आपके लोकल कंडीशंस को ऑल्टर करती हैं। आपका जो सी लेवल राइज है कराची में जो हो रहा है पिछले 10 सालों में जो बढ़ा है, उसकी वजह से भी आपका डेफिनेटली जो लोकल वेदर होता है उस पर इम्पैक्ट आपका आता है। और साथ ही साथ जो आपकी इंडस्ट्रियल एमिशंस होती हैं वो भी आपके कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। और हमने ये भी देखा कि कराची में आग भी जो है वो कुछ फैक्ट्रीज में लगी थी पिछले कुछ अरसे में, वो भी आपके जो टायर्स वगैरह चलते हैं वो भी आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। कचरे का निज़ाम नहीं है पूरे पाकिस्तान में, कराची में भी। तो ये सारी लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी इम्पैक्ट डालती हैं आपके वेदर पैटर्न्स के ऊपर। तो इसीलिए आपको कराची में जो एक यूजुअल वेदर पैटर्न्स आपको नजर आता है कि रातें थोड़ी सी
सर्दियों में ठंडी होती थी और दिन में थोड़ा खुशगवार मौसम होता, तो वो आपको उस तरह से दिखने को मिलता नहीं है। राइट। अच्छा, आमतौर पर कराची में कम से कम एक हफ्ते की ऐसी सर्दी पिछले साल तक ज़रूर आती थी कि जब हम अपनी वो स्वेटर्स को खरीदी हुई हैं हमने इस शौक के साथ कि कराची में सर्दी होगी तो पहनेंगे, हम वो पहन पाते थे। इस बार तो वो एक हफ्ते की या 2 हफ्ते की कराची में सर्दी नहीं आई। बट लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जनवरी व्हेन कराचीइट्स वेंट टुवर्ड्स जनवरी तो थोड़ी बहुत सर्दी हुई थी। क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि ये सर्दी अब जनवरी में आया करेगी कराची में और दिसंबर में सर्दी नहीं हुआ करेगी कराची में? जी, ओवरऑल आप पूरे मुल्क में देखें तो जो वेदर पैटर्न का जो शिफ्ट है आपका क्लाइमेट चेंज का एक आ गया हुआ है वेदर्स में, खास तौर पे हमारे उसमें जो है वो 2 से 2.5 माह का तो लाजमी शिफ्ट आपका आया ही आया है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेफिनेटली ये पैटर्न है, लेकिन जो आप एनडीएमए की फोरकास्ट देखें और जो मेट डिपार्टमेंट ने भी हमारी बताई है उसके मुताबिक कल से लेके जो थोड़ी बहुत बारिश का रात को हुई भी है 2 जनवरी तक जो है वो बारिशें होंगी। तो हमें विल हैव टू वेट एंड सी कि कराची कितनी रेनफॉल रिसीव करता है, लेकिन सिंध के एरियाज में डेफिनेटली बारिशें हो रही होंगी 2 जनवरी तक। इसी तरह आपको उससे मौसम चेंज मिलेगा आपको। इसी तरह बलूचिस्तान में जारी रहेंगी, पंजाब में जारी रहेंगी, कीपी में, कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है उसमें भी जारी रहेंगी, बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो डेफिनेटली यू शुड एक्सपेक्ट कि जो आपके स्वेटर्स हैं वो शायद यूज हो जाएं 1 या 2 जनवरी को। अच्छा मरियम, हम साल साल शिफ्ट इन पैटर्न देख रहे हैं और हम बस सिर्फ बात करते हैं ना कि जी शिफ्ट हो रहा है पैटर्न। व्हाट डज इट रियली मीन मरियम? प्रॉब्लम यह है कि हम तो सिर्फ एक बात करें कि जी छुट्टियों का पैटर्न हमारा चेंज होना चाहिए स्कूल की और ताकि बच्चों को हम शदीद मौसम से बचा सकें, लेकिन बड़े होराइजन पे बड़े अगर आप पर्सपेक्टिव में अगर देखें हमारा इन बारिशों से, इन वेदर पैटर्न से हमारी क्रॉप जुड़ी हुई हैं। तो क्या अब वो चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं हमारी एग्रीकल्चर की तरीक़ाकार, उनका वेदर, उनका पैटर्न ऑफ सोइंग एंड ऑल? तो आर वी एज अ नेशन लुकिंग टूवर्ड्स इट टू? मेरा ख्याल है कि अभी जो गवर्नमेंट्स चल रही हैं और जो पिछली गवर्नमेंट भी थी उनमें थोड़ी क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियसनेस है। थी पहले अवेयरनेस के लेंस से, और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली भी कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चैलेंजेस जो मुझे नज़र आ रहे हैं अभी भी जो एनवायरनमेंट का और क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं उसमें जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और कुछ आपके रोल्स आपके फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। तो ये वो लड़ाई जारी रहती है जिसकी वजह से सफ़र जो है वो आपका एनवायरनमेंट करता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर मिल बैठ के जो है वो गवर्नमेंट्स को काम करने की ज़रूरत है और जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस पर हो नहीं रहा। मिसाल के तौर पे आपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की बात की तो डेफिनेटली आपका जो है उसमें भी जिद्दत आ गई है, बहुत तहकीक आ गया है कि जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस आपकी क्रॉप्स होती है, आपके ड्राउट रेजिस्टेंट आपकी क्रॉप्स होती हैं वो रेलिवेंट एरियाज में लगानी चाहिए। इसी तरह आप ये देखें कि जो सोइंग, जो बोने का और काटने का आपका पैटर्न है वो चेंज हो गया है। लेकिन साथ ही साथ हमने वेदर एबनॉर्मलिटीज़ में ये भी देखा 2025 में कि यालाबारी जो है वो बाहर शुरू होते ही होगी, जिसकी वजह से जो हमारे फ्रूट ऑर्चर्ड्स थे वो तबाह हुए। इसी तरह फिर फ्लडिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारी फसलों को पहुँचे और आप जो है वो 2025 में जो GDP को नुकसान हमारा पहुँचा है तकरीबन 9.5% से ऊपर तक का पहुंचा है सिर्फ फ्लडिंग की वजह से। तो आप ये देखें कि जो ये क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पूरे मुल्क में हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे फ्लडिंग, उसको उन एरियाज को अफेक्ट करती है और उसी हिसाब से हमें फिर ऐसी जगह चूज़ करनी होंगी, यानी कि गवर्नमेंट्स को ऐसी जगह चूज़ करनी होंगी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए खास तौर पर, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मुनहसर होते हैं ज़राअत के ऊपर, जहाँ पर आपकी फ्लडिंग एटलीस्ट जो है वो बचाई जा सके। और बहुत सारे इश्यूज़ आपके फ्लडिंग में फिर ऐसे आते हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से भी सफ़र करते हैं। आपके जो मिसाल के तौर पर जो आपके रिच किसान होते हैं वो थोड़े पावरफुल होते हैं, चाहे किसी भी सूबे का आप उठा के देख लें, और जो स्मॉल फार्मर आपका होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता। तो बहुत सारे केसेस में अपनी रिसर्च में मैंने ये भी देखा था कि जो पावरफुल होते हैं वो पानी को जब सैलाब वगैरह आ रहा हो या ज़्यादा पानी आ जाए तो वो डाइवर्ट कर देते हैं गरीबों के खेतों की तरफ, तो भी बहुत ज़्यादा आपके नुकसान होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और इन्फोर्समेंट रखे कि आपका जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा सफ़र ना करे, कम अज़ कम ऐसी
आफात से जिसको बचाया जा सकता है, एटलीस्ट जो आपके गवर्नेंस के चैलेंजेस है उसके ऊपर अगर हम उसको फिक्स कर सकें तो बेहतरी आ सकती है। साथ ही साथ मैं हमेशा बात करती हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन और सबसे सस्ता सोल्यूशन जो पाकिस्तान में है वो दरख्त लगाने का, इंडिजिनस दरख्त। आप देखिए इस्लामाबाद में दरख्त नहीं लगाने, सिंध में आपको पीपल का दरख्त शायद उस तरह से सर्वाइव करना। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली जब आपने बात की ना इंडिजिनस की, लोगों को यहाँ पे समझाने की बहुत ज़रूरत है कि भाई इंडिजिनस और एलियन स्पीशीज़ में क्या फ़र्क है। तो मोटा मोटी अंग्रेज़ी के हरूफ है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं लोगों को कि ये जो हम फैंसी चीज़ों के पीछे चले जाते हैं, हम अपने माहौल को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं उस पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहा हूँ कि हमें अभी से पता है कि अगले साल सैलाब ने कितना तबाही करनी है। जी बिल्कुल, अब देखें कि इंडिजिनस दरख्त वो वाले होते हैं जो मकामी हमारे दरख्त होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पंजाब में पीपल, धरेक, शीशम ये बहुत फेमस जो है वो दरख्त हुआ करते थे, लेकिन ब्यूटिफिकेशन के नाम पे हमने देखा कि इवन इस्लामाबाद में खजूर के दरख्त हमें नजर आते हैं। फिर हमने कुछ मिस्टेक्स कुछ गवर्नमेंट की ऐसी देखी जिसने पेपल मलबरी इस्लामाबाद में लाया तो लोगों को एलर्जी का इशू बहुत ज़्यादा होता है, उसको अब रिमूव भी करें तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत उसके स्पोर्स जो है वो फैलेंगे। तो जो मकामी दरख्त आपके होते हैं आपके एरिए में, और इसके लिए कोई बहुत आपको एक्सपर्ट नहीं चाहिए कि मिसाल के तौर पर कराची वाले अगर पूछें कि हमारे एरिया में कौन सा दरख्त लगना चाहिए तो आप इंटरनेट से भी पूछ सकते हैं, या आप जो है आपकी नर्सरी जो लोकल है जहाँ पे आप पौधे बेचने वाले होते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा, वहां जाके आप पूछ रहे हैं तो वहां आपको लोकल दरख्त आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो एक जो जितने भी आपके लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशन आपकी चेंज होती हैं, वो अगर एक घर में एक दरख्त, अगर आपने कोई पक्की कच्ची जमीन नहीं छोड़ी, आपका घर बन गया है, तो आप छत और अपने टेरेस में बड़े बड़े गमलों में जो है वो आप दरख्त लगा सकते हैं मकामी, तो उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका पड़ सकता है। हमने ये देखा कि मिसाल के तौर पे ये बचपन में मेरा ख्याल है कि हमारी जनरेशन शायद लास्ट जनरेशन थी जिन्होंने जुगनू और तितलियां देखी हैं, क्योंकि उसकी वजह ये हमारे पीपल, धरेक और ये जो रेलिवेंट हमारे दरख्त होते थे वो हमारे अपने लॉन में लगे हमें नजर आते थे, जिसकी वजह से आपके जुगनू अट्रैक्ट होते थे गर्मियों में। जैसे ही सर्दी थोड़ी पड़नी शुरू होती थी और गर्मियां खत्म हो रही होती थी उस सीजन में, एटलीस्ट मैंने तो बचपन में बहुत लाहौर में जुगनू पकड़े हैं। इसी तरह तितलियां नजर आती थी, बहुत सारी चिड़ियों की इकसाम ऐसी हैं जो हमें नजर आती थी, जो कि देखते ही देखते गायब हो गई। कोई इस बारिशों के बाद आप ड्रैगन फ्लाई और ये सारी इस तरह के इंसेक्ट्स भी देख रहे होते थे, बट देन एक और भी चीज़ चेंज हुई है मरियम, और शायद हमें इसका पता है लेकिन हम उसको नॉर्मलाइज कर चुके हैं, और वो ये कि पीपल नाउ लिव इन अपार्टमेंट्स, दे आर नो लॉन्गर लिविंग इन बिग हाउसेस। सहन वाले घरों में लोग नहीं रह रहे जहाँ दरख्तों की, पौधों की फिर भी उतनी जगह होती थी, या बड़े पौधों की जगह होती थी। एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि हर दफ़ा हैवी रेन्स होनी है, एंड वी नो कि ये हैवी रेन्स होनी है। हम हमेशा जब पानी को के रेजर्वॉयर्स की बात करने की तरफ जाते हैं तो हम डैम्स की तरफ चले जाते हैं, बट ये बहुत छोटा सा मसला है कि जो बड़ा किसान है, जो पावरफुल किसान है, वो छोटे किसानों की ज़मीनों पर पानी डाल देते हैं। उस ज़मीन पे जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है उसको रिजर्व करने का कोई इंतज़ाम हमारे पास अभी नहीं है, एंड प्रॉब्ली वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अगर उस पर अमल दरामद हो जाता है तो एक शॉर्ट टर्म प्लान जो है वो बताया हुआ है अगले साल के लिए एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें ये भी है कि लेवीज और चेक डैम्स और इस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी ताकि जो 2026 में जो फोरकास्ट है कि आपके फिर से सैलाब आएंगे, उनको जो है उनके नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है अगले सैलाब के बीच में, और जो पिछले लोग अफेक्ट हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने में, सेकेंडली इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं हैं कि फ़ौरन से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इस पर अमल किया जा सके। बट इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो गवर्नमेंट इस पर फोकस तो है, खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट आपकी फोकस्ड है इस पर कि वो शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ें करेंगे, और इस वक्त उनका फोकस जो है वो यही है कि टेम्प्रेरी शेल्टर्स पे ध्यान दें, जो मेडिकल कैंप है उन पे, जो लेवीज हैं, जो छोटी छोटी चेक डैम्स हैं उन पे जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो कहा तो ये गया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को प्लान सबमिट करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और NDMA ने मिलकर, तो लेट्स सी कि उस पर अगर इन्फोर्समेंट हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वी शुड नॉट अज्यूम के अगले जो है वो चंद माह के अंदर, लेस देन 1 ईयर हमारे पास है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा जो है वो मुआरका हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज
आपको बहुत सारे और भी चैलेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड आपके पेश आ जाते हैं। एट द सेम टाइम वी स्टार्टेड वेरी लेट, थैंक यू सो वेरी मच मरियम, लेकिन हमने बहुत लेट अपने आप को इन्वायरमेंट की तरफ, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, उस तरफ हम अडेप्टेशन की तरफ गए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमारे पास 1 साल नहीं है फैसल, आई थिंक वी हैव अबाउट 6 months ऑन अस। यस, उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि अर्ली मॉनसून अपर एरियाज में नॉर्थ में अप इन द नॉर्थ आ गया था और वहाँ बहुत बारिशें हुई, वी weren't रेडी फॉर दैट। तो अब क्या हम इन 5 महीनों में कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आ सकते हैं कि जो बहुत हैवी रेन्स होने जा रही हैं वो अपर एरियाज में सैलाब की सूरत हाल पैदा ना करें, और फिर कमिंग बैक टू द सेंट्रल एरिया, क्या पंजाब के लिए हमने कोई तैयारियां कर रखी हैं, क्या सिंध क्या तैयारियां कर रहा है हैवी रेन्स के लिए और नॉट? ऑलराइट, अच्छा इसके साथ अगर आप जोड़ लेना सादिया, आप हमारे फ्लड्स ख़त्म हुए थे जून जुलाई, मैक्स अगस्त तक ख़त्म हो गए थे, हमें महीना 1.5-2 महीना लगे, नवंबर तक हमने रिहेबिलिटेशन किए। तो आप उन 6 महीनों में ये 2 महीने 3 महीने जोड़िए, यानी आप हुकूमत को दीजिए 9 महीने, इनके पास हैं 9 महीने काम करने के लिए। बट लेट्स सी कि खैर अभी तो हम ये जो मौसम की पहली बारिश हुई है उस हवाले से थोड़ा सा हम खुश हो रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात अब सादिया ये है कि कल परसों से अब वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगी, बच्चे स्कूल भी जाना शुरू हो जाएंगे। शिफ्ट इन पैटर्न, क्या हम उसके लिए अडेप्टेबिलिटी के लिए तैयार हैं या नहीं? हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान महत अंजुम नज़ीर साहब भी, ज़रा उनसे मौसम का हाल अहवाल ले लेते हैं। अंजुम साहब, बारिश हो गई है रात कराची में, मज़ीद आज है दोपहर में कोई एक्सपेक्टेशन? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ऑलमोस्ट जो क्लाउड मास है वो तकरीबन निकल चुका है, लेकिन ये है कि पार्टली क्लाउडी स्काइज रहेंगे और कहीं कहीं इक्का दुक्का मुकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है, बट नॉट मोर देन दैट। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो हमने किमाड़ी में देखी थी 6 मिलीमीटर, और उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड पर तकरीबन 1 मिलीमीटर हुई है, और मसरूर बेस पे 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। और ये सिलसिला तकरीबन ऑलमोस्ट आप कहेंगे कराची से तो निकल चुका है, ताहम अब ये सेंट्रल पाकिस्तान और अपर जो रीजन है वहाँ पर अभी भी बारिश के इम्कानात हैं, और पहाड़ों पर बर्फबारी भी। सही। तो अंजुम साहब, क्या टेम्परेचर भी नीचे आएगा आज जो बारिश हुई है, या कल रात जो बारिश हुई है उसके बाद कराची में? देखिए जी, 2 तारीख तक तो ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर करेगा, तो उसके बाद जब ये सिलसिला आगे मूव होगा मशरिक की जानिब, और जब नॉर्दर्न विंड्स खुलेंगी तो उसके बाद कुछ इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और हम यही बात कर रहे थे कल कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा वैसे तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं। अंजुम साहब, यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। हम वेदर पैटर्न के शिफ्ट की बात कर रहे हैं, साल साल ये चीज़ें शिफ्ट होती जा रही हैं। हम कराची में इस बार जनवरी फरवरी में सर्दियाँ देखेंगे वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से, या फिर बिल्कुल ही एक्सक्लूडेड समझें इसको? देखिए, सर्दी अगर आप कराची में देखें तो आज से 20-30 साल पहले नवंबर के मिड के बाद से कराची में सर्दी होना शुरू हो जाती थी, और ये दिसंबर जनवरी तक प्रोलॉन्ग करती थी। सम टाइम फरवरी भी, हाफ ऑफ द फरवरी भी जो है हमें सर्दी मिल जाती थी। हम आहिस्ता आहिस्ता जब आप जो वेदर पैटर्न्स के चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारी सर्दियां जो हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं, यानी कि उनका टाइम पीरियड बहुत लेस होता जा रहा है। इस साल की अगर हम बात करें तो ये बात जब हमने आफ्टर मॉनसून जो है, जब सीजनल फोरकास्ट फॉर विंटर टेम्परेचर्स की बात की थी, तो हमने यही बताया था कि ऑलमोस्ट मुल्क भर में जो टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल या जो एवरेज होता है उससे ज़्यादा ही रहेंगे। तो सिचुएशन अभी तक तो तकरीबन ऐसी ही है कि कोई ख़ास सर्दी नज़र नहीं आई है। ताहम इस बात की तवक्को है कि अगले जो 12 से 14 दिन हैं यानी जनवरी के, उसमें एक्सपेक्टेड होगा कि वंस जो है वो कराची जो है वो सिंगल डिजिट देख लेगा। ओके, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब। हम होप ही कर सकते हैं कि कराची में सर्दियां आ सकें, और जो आप श्रिंक करने के वैसे सर्दी श्रिंक ना हो, कराची से एक्सक्लूड ही ना हो जाए, कुछ 10-15 दिन की सर्दी कराची देख ही ले तो अच्छा है। एब्सोल्युटली। चलिए अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
दुनिया बोल है में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आपने अब तक में भी नाश्ता वाश्ता कर लिया होगा। अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो वेल हमारे पास नाश्ता ऑफ़र करने के लिए नहीं है, लेकिन सियासी नाश्ता ज़रूर हम ऑफ़र किए देते हैं। मामला कुछ ये है कि मुल्क की सियासत एक बार फिर से सवालिया निशान बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ चेयरमैन PTI की जानिब से मुलाकात और मुज़ाकरात की अपीलें हैं एंड एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हुकूमत का ये दावा है कि पेशकश के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ रही है। बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि दुश्मन से सीज़ फायर हो गया मगर अंदरूनी तनाव ख़त्म ना हो सका। दरअसल पूरे सियासी निज़ाम पर एक बड़ा ये सवाल है। इसी दौरान PTI के अंदर बल्दियाती इंतखाबात पर इख्तलाफात खुलकर सामने आना ये बता रहे हैं कि सियासी बहरान सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं बल्कि जमातों के अंदर भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अब सादिया, ऐसे में सवाल यही है कि 2026 सियासी मफाहमत का साल होगा या महाज आराई का तसलसल होगा? एब्सोल्युटली। और क्या हम एक दफ़ा फिर से जो कह रहे थे कि तमाम जो पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकली एक पेज पर आए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, वो हो पाएगी या नहीं होगी, इस पर बात करते हैं। हमाद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हमाद साहब, फॉर यूजफुल टू हैव यू ऑन द शो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने भी सुना होगा बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुसलसल मुलाकात की अपील की जा रही है, सियासी दबाव इसे समझा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि संजीदा मफाहिमत की कोशिश है, और अगर दुश्मन से सीज़ फायर हो सकता है तो फिर अंदरूनी सियासी तनाव ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है हमारे मुल्क में? सियासी तनाव क्यों ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन PTI किस समत में जा रही है? बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन इमरान खान ने बनाया था। जब बनाया था तो फिर पार्टी भी उनको फॉलो करे जो वो हुक्म दे। महमूद खान अचकज़ाई PTI के नहीं है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि उनको अपोजिशन लीडर बना दे। राजा नासिर अब्बास साहब PTI के नहीं है, लेकिन सेनेट में अपोजिशन लीडर इमरान खान ने बनाया। तीनों ने फैसला किया कि मुज़ाकरात करनी चाहिए, मुफाहिमत की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तो अलीमा खान ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया और उसने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर पुख्तनख्वा हुकूमत को इशारा किया और सुहेल अफरीदी ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। वहां जाकर उन्होंने बहुत जारहाना बयानबाजी की। ठीक है, सुहेल अफरीदी से ये सवाल गलत थे जो सहाफ़ियों ने पूछे। ड्रग्स के हवाले से मुंतखब वज़ीर आला से ऐसे सवालात नहीं पूछे जाते, लेकिन मामलात को देखे। अलीमा खान मुज़ाकरात की मुखालिफत करने लगी, पुख्तनख्वा हुकूमत लाहौर पर चढ़ाई करने लगी। तो जब ये पार्टी के अंदर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो, इस तरह के मुतज़ाद रवैये हो, पार्टी की लीडरशिप एक हो, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में अचकज़ाई साहब है, सेनेट में राजा नासिर अब्बास है, PTI की पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है, लेकिन फैसले अलीमा खान कर रही है। वो मुंतखब वज़ीर आला को भी हटा रही है। वो पॉलिटिकल कमेटी और मुज़ाकराती कमेटी जो है पार्टी के बड़े, तो उनकी राय को भी रद्द कर देती है। तो फिर इन हालात में PTI क्यों ये तवक्को रखती है कि उनके साथ मामलात में नरमी आएगी और उनके लिए बेहतर सूरत हाल? पहले वो अपने आप को ये कि क्या PTI के अंदरूनी इख्तलाफात हुकूमत से मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं, और क्या समझते हैं आप कि कब तक इस तरह का सिलसिला जारी रह सकता है? इख्तलाफात तो मैंने पहले भी आपको बता दिया। अलीमा खान के पास तो पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बिल्कुल, वो उनका कुल स्टेटस तो सिर्फ इमरान खान की बहन का है कि वो इमरान खान की बहन है। लेकिन वो इतनी ताकतवर खातून है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को पलक झपकते में फारिग करके घर बिठा दिया। तो जब एक पार्टी के अंदर ये सूरत हाल हो तो फिर कहाँ से मुज़ाकरात होंगे, कहाँ से मामलात आगे बढ़ेंगे? फिर तो सब लोगों को एहसास है। शेर अफजल मरवत की मिसाल सामने, उसने वो मुश्किल हालात में पुख्तनख्वा में निकला, जलसे करने लगे, लेकिन जैसे ही अलीमा खान के रडार पे आया तो वो फारिग हो गया पार्टी से, पूरी पार्टी से निकाल दिया। अली अमीन गंडापुर मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलीमा खान को गवारा नहीं था और अलीमा खान ने फारिग करके भेज दिया। तो जब भी एक पार्टी इस तरह चल रही हो, उसके पास कोई ओहदा न हो, फिर पार्टी घर के अंदर के लोग फैसले करने लगे, पॉलिटिकल कमेटी की बजाय, सेंट्रल कमेटी की बजाय
सीनियर रहनुमाओं की बजाय अलीमा खान फैसले कर रही हो, तो मुज़ाकरात कहाँ से होंगे, मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे, कौन उनके साथ मुज़ाकरात करेगा। सबको डर लाहक होता है कि अलीमा खान या इमरान खान को पता चलेगा और फिर हमारी जो हालत बनेगी। तो एक डरी सहमी फजाए है। जिस तरह एक जमाने में MQM में अल्ताफ हुसैन जिस तरह पार्टी को चलाते रहे, उसी तरह PTI को भी चला रहे हैं। हालांकि एक मकबूल जमात है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका वोटर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है, गो की हुकूमत बदतरीन नाकामियों, करप्शन और बैड गवर्नेंस का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद एक पॉपुलरिटी तो उनकी है, लेकिन वो पॉपुलरिटी कब तक रहेगी? हरिपुर इलेक्शन भी आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शायद यही एक वजह है कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि वजीर आजम की पेशकश के बावजूद PTI इस मामले में गैर संजीदा नजर आती है। तो क्या हुकूमत वाकई मुज़ाकरात चाहती है या सिर्फ ये सियासी बयानिया बनाया जा रहा है ताकि एक शमूलियत नजर आए गवर्नमेंट की तरफ से इस मसले को सॉर्ट करने की? 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल तो उन्होंने दी है, लेकिन उनकी एहतजाज की ताकत और फ्रिक्वेंसी तो इतनी नहीं होगी। यानी जब पॉपुलरिटी में कोई डेंट भी नहीं आया था, जब हरिपुर इलेक्शन भी नहीं आ रहे थे, जब इतने खौफनाक करप्शन स्कैंडल्स नहीं आए थे, तो उस वक्त कोई डेंट नहीं कर सके थे। 4 अक्टूबर और 26 नवंबर वाले एहतजाज हमारे सामने, तो फिर अब क्या करेंगे? तो दोनों तरफ PTI मुंतशिर है, मुस्लिम लीग के पास इख्तियार नहीं है, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है। तो एक इंतशार नुमाया है सियासी मंजरनामे में, और इससे किसी बड़े तवक्कुआत और उसके नताइज की उम्मीद नहीं। अच्छा, वैसे की सियासी बसीरत क्या कहती है? अभी जो साल शुरू होने वाला है कल से, वाकई सियासी मफाहमत का साल बन सकता है या फिर ये सज़ाओं तसादुम का तसलसल रहेगा? जो मौजूदा सियासी माहौल है, कोई दरमियानी रास्ता निकालने वाला किरदार सामने आपको आता नज़र आ रहा है? जो हमारी सियासत है वो तो हम कोई मजबूत जमहूरी मुल्क तो है नहीं। यहाँ तो पलक झपकते में वो सारा मंजरनामा तब्दील हो जाता है। 2022 अप्रैल 2022 तक नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ होता रहा, उन पे मुकदमात थे बहुत सारे, जेलें थी, सहूबतें थी, उनका खानदान मरियम नवाज समेत जेलों में था। लेकिन फिर अचानक मंजरनामा बदल गया, फिर वो सारे केसेस भी वापस होने लगे, फिर नवाज शरीफ इक़्तिदार की तरफ भी आए, उसके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी पंजाब जैसे सूबे की वज़ीर आला है। तो सारा मंजरनामा अचानक बदल गया था। इसलिए बदल गया था कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, वहाँ पर यकीनन एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी भी होती है, लेकिन अफराद भी होते हैं। अफराद के मफादात से वो तसादम हो तो फिर मंजरनामा बदल जाता है। जिस तरह बाजवा के मफादात से तसादम हुआ था इमरान खान का, जिस तरह फैज़ हमीद ताकतवर नहीं रहे थे, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नए लोग सामने आए थे, बहुत ताकतवर भी बने। तो इमरान खान की सियासत के साथ भी जो हुआ, जो हो रहा है, तो ये तो अचानक सब कुछ हुआ, एब्रप्टली हुआ था। अब हम ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि अचानक किसी चेंज का मेरे ख्याल में इंतजार करें जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लेकर आ सके। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए एक बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करें। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार के बाद ख़वातीन की आवाज़ दबाने के लिए मुनज़्ज़म और सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई दिनों में सामने आने वाली ख़वातीन के एहतजाज को ताकत, धमकियों और गिरफ्तारियों के जरिए मुकम्मल तौर पर खामोश करा दिया गया। तालिबान ने ख़वातीन के किसी भी अवामी इज्तिमा को रियासती रिट के खिलाफ बगावत करार दिया, जिसके बाद से घरों पर छापे मारे गए, खुफिया हिरासतें की गई, तशद्दुद मामूल बन चुका है। सोशल मीडिया वीडियोस और आलमी राबतों को भी ख़वातीन के लिए ख़तरा बना दिया गया है ताकि किसी आवाज़ को सरहदों से बाहर जाने की इजाज़त ना मिल सके। आज सूरत हाल यह है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए सड़कों पर निकलना, आवाज़ बुलंद करना, का मतालबा करना नामुमकिन बना दिया गया है। एहतजाज अब सिर्फ खुफिया अलामती महदूद शक्ल में बाकी रह गया, जबकि खुली मज़ाहमत को ताकत से कुचल दिया जाता है। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म एज वेल एंड से कि वहाँ पे ना सिर्फ सहाफ़त बल्कि जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं
उनके लिए स्पेस जितना कम से कमतर होता है कि ऑलरेडी दे वर फाइटिंग विद द मेनेस ऑफ टेररिज्म, और उसके बाद तालिबान रजीम ने आके उस पर भी उस स्पेस को श्रिंक किया, उस पर भी वो पाबंदी वहाँ पर और उसमें फिर वो हिपोक्रेसी कि आप अपने मुल्क में तो ख़वातीन को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते, आप बच्चियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। जो ख़वातीन इससे पहले कमा रही थी, अपना घर चला रही थी, उनके घरों का चूल्हा जल रहा था, आपने उनको घरों में बंद कर दिया, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी। लेकिन जब यही हमने देखा कि उमीर मुत्तकी साहब मुल्क से बाहर जाते हैं, इंडिया जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो ख़वातीन जर्नलिस्ट को वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे होते हैं, उनके सामने बैठ के प्रेसेस भी कर रहे होते हैं। दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। आई मीन आप जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो आप ख़वातीन के साथ बात भी कर रहे होते हैं। अपने मुल्क में भी हम देखते हैं कि कभी कभी वो एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल मीडिया को दावत देते हैं कि जी आप आएँ और हमसे बात करें, बट आपके मुल्क के अंदर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनके किस तरह से आप हकूक़ पामाल कर रहे हैं, उसकी नज़रसानी करते हुए गार्जियन ने ये रिपोर्ट जारी की है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर उस्मान वड़ाई से हमारे साथ मौजूद है। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले योर इनिशियल रिएक्शन ऑन दिस, यू नो, ये हम एज पाकिस्तानीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या कुछ होता रहा है वहाँ पे। दुनिया की आंखें अब उस्मान साहब खुलना शुरू हुई हैं जब गार्डियन और जैसे इदारों ने, अखबारों ने, जरीदों ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया। जी बिल्कुल, डेफिनेटली है। ख़वातीन किसी भी कौम का जो है वो सरमाया होती हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की कि जबर और खौफ का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है वहाँ पे, आमराना और जाबराना तर्ज़ हुकूमत इस नहज तक पहुँच चुका हुआ है कि 34 मिलियन आबादी में से 14.2 मिलियन तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 50 लाख वहाँ पे ख़वातीन है। लेकिन जिस तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर के उन्होंने पब्लिक लाइफ से बेदखल किया जा रहा है 2021 से, जब से ये अपना एक मुनज़्ज़म जो है दहशत गर्दी का मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये अपनी कौम से इन्हें अवामी हमायत जो है ना वो हासिल नहीं हुई, ना आइन है, ना कोई कानून है, ना पार्लिमान है, ना सिरे से इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, कोई रोड मैप, कोई विजन नहीं है वहाँ के ऊपर। और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर वो ख़वातीन को इस हद तक जो है उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ख़वातीन के लफ्ज़ को काट के मर्दों का नाम लिखा जा रहा है। सिर्फ 7% ख़वातीन के पास वहाँ पे अकाउंट है। और अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा फैक्ट्स बताऊं तो हॉरेंडस डिटेल है वहाँ के ऊपर है। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है जेंडर गैप के हवाले से, वो कह रहे हैं 76% ख़वातीन जो हैं वो किसी भी तरह से वहाँ के ऊपर ना उनको रोज़गार मुयसर है, ना सेहत की उन्हें सहूलत उस तरह से मुयसर है, नकलो हरकत की आज़ादी ने, इज़हार राय की जो आज़ादी है वो तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। उसके अलावा जो नौमौलूद और अमवात हैं और जो ज़चगी के दौरान ख़वातीन की वहाँ पे डेथ की रेशो है वो दुनिया में सबसे बुलंद तरीन है। और यूनाइटेड नेशन की चाइल्ड मोर्टेलिटी की रिपोर्ट कहती है 2026 में 50% से बढ़ जाएगी। वजह क्या है कि वहाँ पे छोटी नौ उम्र की बच्चियों को शादी करवा दी जाती है। उस उम्र में जब हमल होता है तो उसकी वजह से उनकी डेथ जो है ना वो उसकी रेशो बढ़ जाती है। मेडिकल तालीम पे मुकम्मल पाबंदी है, मिडवाइफ्स की आप तालीम नहीं ले सकती, नर्सिंग मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। कई सूबों के अंदर वहाँ के ऊपर ख़वातीन मर्द डॉक्टरों से इलाज वहाँ के ऊपर नहीं करा सकती। और इससे एक और बड़ी इसकी डायमेंशन है कि इस्लामोफोबिया फैलता है। जब इस्लाम की बदतरीन मसख तरीन जो शक्ल है वो दुनिया के अंदर जाती है तो वो इस्लाम को लेबल यही कहने वाली थी उस्मान साहब कि इसकी वजह से एक परसेप्शन बिल्ड किया जाता है कि जी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर शायद खातीन को वो हकूक हासिल नहीं है, जो कि ऐसा नहीं है। लेकिन पर does that give the opportunity and at the same time puts the responsibility मुस्लिम ममालिक के ऊपर कि वो इसकी वजह से अफगानिस्तान के ऊपर में भी प्रेशर डालें कि आप अपनी खातीन के साथ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया जो है उसे चाहिए कि इस वक्त अपना केस जो है उसको रिप्रेजेंट करे और फ्रंट लाइन के ऊपर आके OIC कंडेम करे इस तरह की जो अपना वहाँ के ऊपर इलिसिट प्रैक्टिसेस जा रही हैं, मेल प्रैक्टिसेस हैं ख़वातीन के मुतालिक। और तालिबान का दफ्तर कतर में बंद कर देना चाहिए अपना कतर को, जो कि दुनिया में शो केस करते हैं अपने आप को कि हम जनीवा मुस्लिम वर्ल्ड का। और दूसरी तरफ आप देखें ये वो मुल्क है जो 1919 में पहली दफ़ा ख़वातीन को इन्होंने जो वोट की आज़ादी दी थी। अभी UK तक के अंदर जो है ख़वातीन को अपना राइट टू वोट नहीं था, उन्हें 1928 में 21 साल की खातून को वहाँ पे राइट टू वोट दिया गया। तो एक ऐसा मुल्क और एक ऐसा दीन, एक दीन मुबीन जिस पे हम अपना अमल पैरा हैं, जहाँ के ऊपर पहली खातून जो थी उम्महातुल मोमिनीन में अम्मा खदीजा, वो पूरे अरब के अंदर मशहूर मारूफ ताजर थी हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से लेबल करना, पेंट करना इस्लाम को। जस्ट वन लास्ट थिंग, आपने भी कतर का जिक्र किया, ये मुत्तकी साहब से लेके जितनी भी हायरार्की है तालिबान की, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं पूरी दुनिया को पता है। सो वो किसी आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहे हैं। देयर इज़ नो
इस्लामिक आइडियोलॉजी, वैसे तो यह कभी है रही नहीं इस्लामिक, इट इज़ जस्ट के उनको सब्जुगेट करना है इस फैक्शन ऑफ सोसाइटी को। बिल्कुल डेफिनेटली, और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ ये कोई अवामी हमायत हासिल नहीं है। जो इंट्रा डायलॉग की बात की गई थी 2016 के दोहा टॉक्स के अंदर, उसका तो कोई दूर दूर तक हमें जो है निशान नज़र नहीं आता। तो ये ख़ास तरह का एक जत्था है, एक ग्रोह है जो कि जुल्म और जबर के साथ वहाँ पे मुसल्लित है। अभी उनकी जो खातून थी, नायब सदर थी डॉक्टर सीमा सवर, ऑस्ट्रेलिया में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो कह रही हैं वहाँ पे जो अपना आपको खामोशी नज़र आ रही है वो कब्रिस्तान है अफगानिस्तान, सिर्फ कब्र के अंदर खामोशी होती है और वहाँ के ऊपर इख्तलाफ राय की सज़ा जो है बेरहमाना तशद्दुद है। प्रॉब्लम वहाँ पे यह है कि उस जुल्म की जो तस्वीर है मंजर कशी करना मुश्किल इसलिए है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। तमाम खवातीन की NGOs वहाँ के ऊपर बंद कर दी गई हैं और मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया, इन मुल्कों को भी चाहिए कि जब ये इनके दस्तावेज लेते हैं, इनके डिप्लोमेटिक जो चैनल इनके साथ अपना बनाते हैं, तो उसके अंदर इस चीज को मेक श्योर करें कि एटलीस्ट जो है वो अपना बेसिक लेवल की तो वहाँ पे आज़ादी राय जो है वो खवातीन को मुयस्सर हो। ठीक है, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं है, रीजन का मसला है। कोई एक मुल्क जब पिछली की तरफ जा रहा होता है तो पूरी रीजन को भी अपने साथ कभी कभी लेके जा रहा होता है। वेल, व्हाट इज नेक्स्ट ऑन द लूप विद अस फैसल? हमारे अगले सेगमेंट का नाम है खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने, यानी कि क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बड़े एक्साइटेड थे हम सारे कि यस हमारे एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने सुपरस्टार्स ऑस्ट्रेलिया में फीचर कर रहे होंगे बिग बैश लीग में। एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि हम गए थे क्या कहते हैं नमाज़े बसवाने और नहीं रोजे बसवाने नमाज़े गले पड़ गए, इस तरह की कोई वो है ना। Has this year been good for Pakistan? Do you think all in all? अरे आप देख लें ईयर जैसा भी हो, एंड कैसा हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपना घुटना तोड़वा बैठे हैं और इंजर्ड हो गए हैं, वो बाबर से उधर रन्स नहीं हो रहे, रिजवान जो है वो कुछ कर रहे हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के साथ हमें वर्ल्ड कप की तरफ जाना है और शायद आपको तो लेके जाना ही है। पूरा साल कैसा रहा, यू नो डोमेस्टिक हमारी अंडर 19 राइजिंग स्टार्स, उन्होंने वो अच्छा करते रहे। नेशनल्स में क्या हुआ और आगे क्या देखना चाहिए, हमें किस तरफ देखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, और साल के आखिरी शो में खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर कोशिश तो हमारी ये थी कि हम बात करें कितना अच्छा साल रहा हमारा और क्या सब कुछ अच्छा रहा एंड एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन अब हम दोबारा से एक वर्ल्ड कप में जा रहे होंगे जिसमें गालिबन शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे। और क्या हासिल किया हमने BBL में जाके, बिग बैश में जाके? पाकिस्तान ने, बाबर ने, रिजवान ने, शाहीन इंजरी के अलावा क्या हासिल कर लिया हमने वहां जाके? देखिए फैसल, बिग बैश लीग के हवाले से मेरा रोजे अव्वल से जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हमें कुछ हासिल नहीं करना था, बिग बैश लीग को हमसे हासिल करना था और बिग बैश लीग हमसे हासिल करने में भी कामयाब। बिग बैश लीग को हमसे व्यूज मिल रहे हैं, उनको हमसे एंगेजमेंट्स मिल रही हैं। वी आर द सेकंड बिगेस्ट मार्केट ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड और वहां पे मैं अपने रेडियो शो का जिक्र करूं तो मैं 5-7 मिनट रोजाना बिग बैश लीग के हवाले से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात कर रहा हूं। आज हसन अली एक्शन में होने वाले हैं। अपने करियर के जब ये खिलाड़ी पीक पे हुआ करते थे, बाबर 2020-21 में अपने T20 पीक पे होते थे, रिजवान पीक पे होते थे, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया। उस वक्त बिग बैश लीग ने हमें याद नहीं किया था। अचानक अब हमें कौन से सुर्खाब के पर लग गए और हमें ये भी पता है कि दीज आर नॉट T20 प्लेयर्स एज वेल, हमारे बेस्ट T20 प्लेयर्स तो कुछ हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये बिग बैश का एक बड़ा अपना, और आपने जैसी सुना ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी श्रीलंका सीरीज में शिरकत करने के लिए आ जाएंगे वापस, तो उस पे बिग बैश में अचानक एक बड़ा शोर होल शुरू हो गया कि नहीं भैया हम ये अलाउ नहीं करेंगे। पाकिस्तान को कुछ सुना है, उन्होंने कुछ कैरेट्स भी दिए हैं इस चीज के हवाले से जो कि हमें आगे चल के पता चलेंगी। सो दिस वाज नेवर गोइंग टू हेल्प आवर क्रिकेट, लेट्स रिमेंबर दैट। बाकी बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो इफ एनीवन इज सरप्राइज। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए। मेरा ये ख्याल है कि ये एक प्रीएम्प्टिवली इनको शाहीन ने कुछ निगल फील किया होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिड नॉट वांट टू रिस्क दैट, बिकॉज हमें ये बात पता है कि इससे पहले भी जब शाहीन की ओरिजिनल इंजरी, उनकी नी ACL इंजरी जिसको कहा जाता है, वो हुई थी, तो उस पे इल्जाम यही लगा था PCB पे कि उन्होंने इस इंजरी को मिस हैंडल किया था। मे बी दे डोंट वांट टू टेक दिस चांस अगेन।
Right, but PCB has long been mishandling lot of injuries and have been overusing players. ये तो हमें पता है. इस पूरे साल में अदील, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, हमारे प्लेयर्स ने, खासतौर पे उन प्लेयर्स को जिनको हम परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है? और क्या हम इस बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए सिर्फ अगर हम शाहीन को निकाल भी दें, हमारे पास वो पेस में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं विद T20 वर्ल्ड कप एट द सेम टाइम? और फिर आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन 2 दफ़ा पहले भी मैंने पूछा ये सवाल शादाब के लिए, व्हाई आर वी नाउ इंक्लूडिंग शादाब इन द स्क्वाड अगेंस्ट श्रीलंका? देखिए, that's anybody's game. शादाब को क्यों खिलाया जा रहा है श्रीलंका के इस टूर में? शादाब को खिलाया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि कोई एक जस्टिफिकेशन और एक रीजन पैदा की जा सके उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करने के लिए। देखिए, हमारी क्रिकेट में ना कुछ खिलाड़ी बड़े इंडिस्पेंसिबिलिटी के लेवल पे आ चुके हैं। आई मीन दिस इशू गोज बैक 4 to 5 years, जब हमारे यहाँ क्रिकेट की एक कोर बनाई गई थी। एक चेयरमैन पीसीबी हुआ करते थे, साबिक हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे, और उन्होंने बाबर आजम के कहते हैं कि जी उनको स्टार पावर क्रिएट करने में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि बस बाबर के अराउंड फोकस करो। उन्होंने ये उस जमाने में 5 या 6 खिलाड़ियों का एक ग्रुप आ गया था कि यार ये हमारी क्रिकेट की कोर है, हमारी पूरी टीम इनके अराउंड जो है वो बनेगी। हम अभी भी यही कोशिश किए जा रहे हैं कि उनमें से किसी ना किसी तरह घसीट के उनको चला सकें, वरना यार अपने दिल पे हाथ रख के बताया। नो, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कहने की, बट डू यू रियली थिंक बाबर आजम डिजर्व टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर पाकिस्तान टीम? लेकिन हम उसको खिला रहे हैं, इसी वजह से हमने ड्रॉप किया। कुछ ना परफॉर्मेंस देने पे हम उसको वापस भी ले आए। सेम गोज विद शादाब, एक बड़ी इंजरी के बाद आ रहा है। आपने एक स्पेशल शायद इसके लिए डिविएशन लिया है बिग बैश लीग से कि इसको पाकिस्तान के लिए श्रीलंकन कंडीशन में खेलने दो। यू रियली वांट हिम टू स्कोर रन, यू वांट हिम टू गेट विकेट, ताकि ये किसी तरह स्क्वाड में अपनी जस्टिफिकेशन क्रिएट कर सके। अदरवाइज तो I have no idea. Honestly, I've got no idea. जहाँ तक शाहीन का ताल्लुक है, देखिए शाहीन डेफिनेटली इज अ ब्लो टू पाकिस्तान बिकॉज वो हमारे प्लान्स का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट समथिंग। वो शाहीन आफरीदी जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वो जो कैच लेते हुए इंजर्ड होने वाला शाहीन, उससे पहले का शाहीन और उसके बाद के शाहीन की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ना उनकी बॉलिंग में वो काट रही, ना वो स्पीड रही। The injury was mishandled, whatever that happened, that is a different thing altogether. लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। हम श्रीलंका पे वर्ल्ड कप खेलेंगे जहां पे फास्ट बॉलर से ज्यादा आपको स्पिन बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड आई रियली फील हमने कितने तो अपने अच्छे खिलाड़ी श्रीलंका ही लेकर नहीं जा रहे हैं। हम फिर वही है कि सोशल मीडिया हाइप पे जा रहे हैं, वरना हमारे पास खिलाड़ी स्पिनर्स अभी भी हैं। आई रियली फील वी हैव अ डिसेंट स्क्वाड इवन विदाउट शाहीन आफरीदी। आपने जो बात की ना वो वाले वर्ल्ड कप वाली अदील, यू रिमेंबर हम दोनों एक साथ ही बैठ के वो फाइनल देख रहे थे व्हेन शाहीन आफरीदी ने उसको एलेक्स हेल्स को पहला बोल्ड मारा था। वी वर लाइक, और जब कैच छोटा था तो फिर खैर। अच्छा, हमारे पास आपने बात की श्रीलंका में हम खेल रहे होंगे, हमें स्पिन चाहिए होगा। हम एक बार फिर हाफ कुक टीम के साथ ही जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। आधा तीतर आधा बटेर। उस्मान तारिक इस पूरे साल में अगर हम टॉप प्लेयर्स की बात करें, हम मां सदाकत और बाकियों की तो बात हम कर चुके हैं। वन प्लेयर उस्मान तारिक 2026 में आपको कैसे नजर आ रहे हैं? कल ही वाज अ विनर फॉर हिज साइड एट ILT, तो कैसा प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, उस्मान का जहां तक ताल्लुक है, अब मैं हमेशा उस्मान को कंपेयर करता हूं। अगर आपको याद हो, एक अजंता मेंडिस एक बॉलर आए थे 2000, और वो एक मिस्ट्री स्पिनर आए थे कि जिनको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन द मोमेंट द वर्ल्ड स्टार्टेड टू पिक, ये आई थिंक एक एशिया कप भी जितवा दिया था अपनी टीम को, और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने एक जमाने दी थी। वाज लिटरली अनप्लेएबल बॉलर। 2008 में जो आखिरी बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था, उसमें तो हमें भी समझ में नहीं आया था ये क्या चीज उठाकर ले आए। उस्मान तारिक को मैं ऐसा बॉलर समझता हूँ, लेकिन उस्मान तारिक का जो एक चैलेंज आ जाता है, फैसल आप भी ये समझते हैं, उनका एक्शन जो है वो हमेशा एक उसको शक्की निगाह से ही देखा जा रहा है। आई रियली फील कि वो जिस पेस के साथ बॉलिंग करता है, ही कुड बी एन एक्स फैक्टर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप श्रीलंकन कंडीशंस में, जहां पे हम प्रेमदासा में, जहां पे हम डांगोला माफ की जगह कैंडी में हम मैचेस खेल रहे होंगे एट पालाकेले एंड ऑल, वहां पे आई थिंक ही कैन रियली बी एन एक्स फैक्टर बॉलर। लेकिन बस हमें उसके एक्शन का ख्याल रखना है। ही इज ऑलवेज वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप। आपको ये पता है कि क्रिकेटिंग एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान के लिए दे हैव गॉट नो लव। और एट द सेम टाइम आप ऐसे किसी प्लेयर को जब किसी इंटरनेशनल गेम में जहां पर वो बहुत सारी विकेटें आपको दिला दे ले जाएंगे, तो वो हाईलाइट भी होगा एंड देन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, आई वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि जो स्पिन विकेट्स हमें सपोर्ट कर सकती हैं, उसके साथ हम स्पिनर्स लेकर भी जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। इसी के साथ एक ब्रेक ले लें, दोबारा हाजिर होंगे।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन। वेल, साल का ये आखिरी दिन है और ऐसे में बहुत सारी तल्ख और शीरी यादें ये साल अपने साथ ले जाएगा। पाकिस्तान के लिए मालियाती तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे ये साल कैसा रहा? वेल, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। मुकामी सतह पर तैयार होने वाली हाइब्रिड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर दी जाने वाली सेल्स टैक्स रियायतें ख़त्म करने की सिफारिश की। दिस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द थिंग। पूरे साल अगर हम देखें सादिया, तो हाँ, वी वर ऑन अ ब्रिंक कि जी हम शायद खाकम बदन कोलैप्स कर जाएँ इकनॉमिकली, बट जिस तरीके से दोस्त ममालिक आए, उन्होंने अपलिफ्ट की चीज़ें, जिसमें ख़ास तौर पे सऊदी और यूएई का बड़ा अहम किरदार रहा। उसके बाद हमने देखा कि IMF की शराइत सामने आई, एंड देन ऑब्वियसली हम बार बार उसकी तरफ रेफर करते हैं द वॉर दैट वी वन, तो उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सो स्टॉक मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया इस पूरे साल में। आई मस्ट से फैसल, जब हमने ये साल शुरू किया था, इस साल का आगाज़ हुआ था, तो हमें नहीं लग रहा था कि ईयर इज़ गोइंग टू बी दैट वेरी हैप्पी और गुड फॉर अस, लेकिन मिड ईयर में हमने बहुत सारी चीज़ें बेहतर की हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अगर चीज़ें हमारे लिए बेहतर हुई, हमारे रवाबित दूसरे मुल्कों के साथ बहुत बेहतर हुए, व्हेन इट कम्स टू रशिया, चाइना, व्हेन इट कम्स टू गल्फ रीजन, व्हेन इट कम्स टू USA इटसेल्फ, तो हमारे मुल्क की हालात इकोनॉमिकली भी, हमारे बहुत सारे रास्ते खुले हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। बट ऑल इन ऑल ये पिक्चर जो हमें वाइडर होराइजन में नजर आ रही है, अगर हम इसे माइक्रो करके देखें तो क्या पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बेहतर हुई इस साल या नहीं? दैट इज गोइंग टू बी अ question at the same time. About stock, before we go to our guest, चौधरी अकमल हमारे माशात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनाब, साल का आखिरी दिन, सबसे पहले तो चौधरी साहब, पूरा साल 2025 पाकिस्तान के लिए माशी तौर पे कैसा रहा? वी नो वी आर स्टिल नॉट आउट कम्प्लीटली आउट ऑफ द quagmire, हम दलदल से पूरी तरह नहीं निकल पाए हैं, लेकिन जितना भी निकल पाए हैं, कितना निकल पाए हैं, कितना तसल्ली बख्श रहा? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 2 सालों की निस्बत 2025 जो है वो निस्बतन एक बेहतर साल रहा है, जहाँ पे हमें जो है वो महंगाई भी कम होती हुई नजर आई है। इसी तरीके से हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं और उसमें इजाफे का रुझान देखा गया है। अगर हमारे जो मॉनेटरी अकाउंट है उसकी बात की जाए तो ऑल लोग स्टेट बैंक ने जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रिक्ट रखी है और अभी भी जो शरह सूद है उसको 10.5 के ऊपर इन्होंने रखा है, लेकिन स्टिल एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को मिला है। ऑन दी अदर हैंड, अगर टैक्स पॉलिसी की बात की जाए, टैक्स रेट्स थोड़े से ज्यादा है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा देखा गया है। तो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो एक अच्छे जो है वो आगे मुस्तकबिल की हमें दे रहे हैं नज़ीर, लेकिन जो माइक्रो लेवल के ऊपर देखा जाए अभी तक वो असरात पहुंचना शुरू नहीं हुए। मैक्रो लेवल की अगर जो चीजें हैं वो उसको आलमी मालियाती इदारों ने भी उनको एक्नॉलेज किया है, या जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं या इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमी के ऊपर तबसरा करने वाले इदारे हैं, उन सब ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को तो एक्नॉलेज किया है, बट येट जो है हमारे यहाँ जो मेन जो डायरेक्टली आवाम को जो असर अंदाज होने वाली चीजें हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ, गुर्बत है, महंगाई, सेहत, तालीम, इन सब चीजों में अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और उनके असरात आम आदमी तक जो है वो पहुंचने की जो है वो शुरुआत। मुझे ये बताइएगा, जो टारगेट हमने सेट किए थे जब इस साल का बजट आया था, या इस साल के आगाज़ में, मैंने जनवरी से लेकर अब तक जो टारगेट हमने सेट किए थे अपनी GDP को बेहतर करने के लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के भी हमने कुछ टारगेट सेट किए होंगे, टैक्स कलेक्शन के भी हमने कुछ टारगेट सेट किए थे, क्या उन टारगेट्स को हम मीट कर पाए हैं इंडिविजुअली स्पीकिंग, हर शोबे को अगर बात करें तो? देखिए, ग्रॉसली अगर देखा जाए तो जो टैक्स का टारगेट है वो उसमें 200-300 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है, वो आएगा, ठीक है ना। उसको हम, क्योंकि जो 14,000 अरब रुपए का जो टारगेट रखा गया है टैक्स का, वो बहरहाल अचीव करना एक चैलेंज है। उसमें अगर थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल आ भी जाता है या एट द एंड ऑफ द ईयर तो उसको रिवाइज भी थोड़ा बहुत डाउनवर्ड करना पड़ जाता, तो मेरे ख्याल में उससे इतना हर्ज नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेन फोकस करने वाली चीज है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को जो है वो बढ़ने ना दिया जाए। हमारे यहाँ जो है वो
जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में कमी देखी गई है। इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर देखा जाए तो ऑयल की कीमतों में भी जो है वो नीचे आई हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि जो रिफॉर्म्स हमें पावर सेक्टर में करनी चाहिए, इतनी वजह से जो है वो बिजली सस्ती होती, हमारी इंडस्ट्री को सस्ते नरखों के ऊपर बिजली प्रोवाइड होती, वो अभी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह से फिस्कल एस्पेक्ट के ऊपर जो लूप होल्स हैं, जहाँ से हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बिला वजह खर्च होता है, जिसमें स्टील मिल है, डिस्कोज हैं, पीआईए है और दीगर इदारे हैं। ये जो आपने बिजली की बात की है, इज इट कंसिस्टेंसी का लैक हम देखते हैं इसकी वजह से? बिकॉज आपको याद होगा साल जब शुरू हुआ था तो हम इनकरेज कर रहे थे लोग सोलर सिस्टम्स की तरफ जाएं, फिर हमने देखा कि उनसे हमें बिजली लेनी थी, फिर हमने देखा कि हमने उनके बिजली का रेवेन्यू कम कर दिया। सो इज इट दैट इनकंसिस्टेंसी और लैक ऑफ पॉलिसी जिसकी वजह से हम बिजली की कीमतों को कम नहीं कर पाए, या फिर समथिंग एल्स? देखिए, पावर सेक्टर में पिछले जो है ना, अगर 30 साल को भी अगर देख लें हम, तो हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो सकी। बैक इन 1990s जब हमने जो है वो ऑयल फर्नेस ऑयल के ऊपर लगाने वाले प्लांट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट किए और उनको गारंटेड रेट्स दिए कि हम आपसे बाय बैक करेंगे, वो एक सिलसिला जो है वो एक लंबे अरसे तक 2008, 9, 10 तक चला कि हमने ऑयल से, फर्नेस ऑयल से बिजली प्रोड्यूस करेंगे। उसका असर भी अल्टीमेटली जो है वो आवाम के ऊपर पड़ा। उसके बाद 2014-15 में जब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, पिछले जो पावर टो वगैरह थे उनके साथ जब एग्रीमेंट्स एक्सपायर हुए तो हमने अंडर सीपैक जो है वो चाइना के साथ मल्टीपल एग्रीमेंट्स किए, उनसे हमने दोबारा पावर प्लांट्स लिए, जिसकी वजह से आज भी हम कैपेसिटी चार्जेस जो है वो साल के तकरीबन काफी हद तक जो है उनको हमें पे करना पड़ रहा है, जिसकी अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो हम पे कर रहे हैं। एंड नाउ सोलर के ऊपर जो है ना हमने तकरीबन 10,000 मेगावाट के करीब जो है वो सोलर इम्पोर्ट कर लिए, और जब पब्लिक ने उसको इम्पोर्ट कर लिया तो अब उसके ऊपर हुकूमत सेल्स टैक्स भी लगा रही है। लास्ट टाइम 10% के करीब सेल टैक्स लगाया, जिसको जो है वो आइंदा साल में 16% या 18% के ऊपर ये लोग ले जाएंगे। और उसके बाद अब जो है वो उनसे बाई बैक जो बिजली करनी थी, नेट मीटरिंग का सिलसिला वो भी खत्म किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म जो डिसीजन मेकिंग है उससे इम्पैक्ट होती है, इन्वेस्टर्स की डिसीजन मेकिंग के ऊपर इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है विद रेफरेंस टू पावर सेक्टर बड़ी लैकिंग है, और उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं कि हमारे यहाँ खित्ते में सबसे ज्यादा बिजली महंगी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है, जिसका असर जो है वो हमारे एलएसएम के ऊपर भी आ रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, अभी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना चौधरी साहब, तो मेरे जहन में सवाल आया कि सर हम कब तक सिर्फ रिफॉर्म्स पे चलेंगे? लाइक अगर एक मुल्क को अपनी मईशत को बढ़ावा देना है, येस कोर्स करेक्शन ठीक बात है, लेकिन लॉन्गर एक्सपेक्ट में देखें तो भाई आप बना के क्या बेचेंगे दुनिया को जिससे पैसा खरीदेंगे? आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है, असल मैटर ये करती है। लेकिन फिर मैं उलझ गया इस चीज़ में, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि आम आदमी के लिए बड़ी इंडस्ट्रियों की पैदावार वो उस वक्त सही हो पाएगी जब हमारे उनके लिए गैस प्राइसेस और उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस वो वारे में आएंगे। अब उनको वारे में नहीं आते क्योंकि सोलर हम उनको वारे में देना नहीं चाहते। तो ये जो एक सॉर्ट ऑफ विशियस साइकिल, द सर्कुलर डेट वाली चीज़ है, हाउ टू ब्रेक इट, वो कौन सा पॉइंट, क्योंकि ये तो पूरा गोल गोल घूमता नजर आता है, कहाँ इसमें बेहतरी करें, कौन सा पहला डार्ट है जो मारे तो वो ठीक होना चीज़ शुरू हो? देखिए जी, इसमें तो सबसे जो बुनियादी इस वक्त इन इस्लाहात के सिलसिले में जो रुकावट है ना, दैट इज करप्शन। और उसके ऊपर IMF ने भी अपने 16 जो नुकात हैं वो हुकूमत को आइडेंटिफाई करके दिए हैं। उनमें काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं जिनमें इस्लाहात करने की गुंजाइश है, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, गवर्नेंस को जो है वो बेहतर बनाने के सिलसिले में इक़दाम की ज़रूरत है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल है। तो सबसे जो बुनियादी होता है, जो 5,300 अरब रुपए की बात की जाती है, ये वो 5,300 अरब रुपए हैं जो ना हमारे GDP में कोई कंट्रीब्यूट करते हैं और टोटल जो है वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, और इनकी वजह से हमारी जो इस्लाहात हैं वो भी मुतासिर होती हैं और जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। तो सबसे पहले तो जो है वो हमारे यहाँ करप्शन कह रहा हूँ वो सबसे बड़ा इसमें रुकावट है। उसके बाद हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म जो डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी जो है वो हमारी जो भी सही, Absolutely, couldn't agree more, but I really hope कि ये साल जो मैक्रो हम देख रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं,
हम उन रिफॉर्म्स की तरफ चले जाएं जो रिफॉर्म्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें करने, कम से कम अगला साल हमारे लिए माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छा हो। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। वेल, आपने बात की अच्छा होने की, तो कुछ अच्छी चीज़ें जो कि हो रही हैं जहाँ पे हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, वेल अभी भी बाकी है क्रिटिसिज्म, बट कराची में शहरियों के लिए नए साल की एक सहूलत सामने आ रही है, और वो ये कि डबल डेकर बसेस जो हैं उसकी सर्विस का शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। आज से ये हमें रवां दवां दिखाई देंगी, और इसके साथ साथ ये भी कि ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन को एक ही कार्ड से जोड़ने का दावा भी किया जा रहा है, और किराया भी पीपल्स बस सर्विस के बराबर रखा गया है। अब इसमें तमाम तर रूट्स क्या होंगे और कैसे ये सारा ऑपरेट करेंगी, इस सब पे ज़रा सादिया बात कीजिए। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। सादिया जावेद साहबा हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगी, सिंध हुकूमत की तर्जुमान, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जो बसेस हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हम सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, कराची में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल रहते हैं, मुख्तलिफ शहरों से वो यहाँ आते हैं, हर एक के पास अपनी गाड़ी मौजूद नहीं है, और अगर कराची से वैसे भी आपको पोल्यूशन ख़त्म करनी है तो आपको ईवी गाड़ियों के ऊपर रिलाई करना होगा। और जब हम ये बात करते हैं कि हमें ईवी गाड़ियों पर रिलाई करना होगा, तो इससे बड़ा और इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से ऐसी बस आए जो कि आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करें। सादिया साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक अच्छा इकदाम है कराची वालों के लिए। कराची वाले बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, वन आफ्टर वन रूट शुरू हो रहा है। ज़रा हमें पहले तो बता दीजिएगा कि ये गाड़ियाँ कब से ऑन रोड हम देख रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन से रूट्स पर है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का ये न्यू ईयर गिफ्ट है। आज इसकी पहली सॉफ्ट लॉन्च हो रही है। इसका जो पहला रूट है उस पे आज मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब अब से कुछ देर में इसको लॉन्च कर देंगे। ये मलीर से शाराए फैसल जो है मलीर से शाराए फैसल पे रन करेंगी, और इनका किराया वही होगा जो पीपल्स बस सर्विस का है। इसको टेस्ट किया जा रहा है। पहले तो देखिए, पहले अदवार में तो कराची में ट्राम भी चलती थी, लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से इसको पहले चेक किया जा रहा है कि ये कितनी फीजेबल होगी, क्योंकि इन बसेस को लॉन्च करने का जो एक फायदा कि ये उसी बस की जगह पर चल सकती हैं, जैसे कि इस वक्त पीपल बस सर्विस या इलेक्ट्रिक ईवी बसेस चल रही हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो उससे कराची के अवाम को आसानी होगी और वो बेहतर सफरी सहूलत इस्तेमाल कर। अच्छा सादिया साहिबा, कितनी बसेस आई हैं ये बताइए, और ये पहली खेप आई है, उसके बाद दीगर भी बसेस आएंगी, ज़रा कितने टाइम पीरियड से आएंगी? और अभी तो शारा फैसल ऑब्वियसली क्योंकि वो सबसे हमारी इम्पैक्टफुल रोड है, इसके अलावा फ्यूचर में कहाँ कहाँ ये मज़ीद बसेस चलाने का प्लान है, अगर तो है? देखिए, इसको पहले जो है वो इसीलिए टेस्ट किया जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी, मतलब इसको जब लॉन्च आज किया जा रहा है तो क्या इसके क्या अवामी रिस्पांस आता है, किस तरह इसको वो ऑपरेशनल करके यही चेक किया जा रहा है। उसके बाद कराची में बाकी रूट्स पर जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। आज सिर्फ शाराए फैसल जो कि मलीर से और टूवर्ड्स मेट्रोपोल तक ये चलेगी, उसमें सिंध गवर्नमेंट पीपल्स रिस्पांस और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रुकावट अगर कोई आती है तो वो आएगी, पहले उसको वो किया जाएगा। उसके बाद ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों के रूट पर लॉन्च की जाएगी, और इसका जो है वो इसी साल, मतलब जो कल से शुरू हो रहा है 26 में दूसरे मुख्तलिफ रूट्स पर इसको लॉन्च किया जाएगा। राइट, कमिंग बैक टू पीपल्स बस सर्विस, अगर सादिया साहिबा ये बताइएगा इन लास्ट 2 years क्या रिस्पांस आया है आवाम की तरफ से? बिकॉज हम तो ये देख रहे हैं कि कराची में ज़्यादातर लोग बाइक्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ट्रैफिक जो है, बेहंगम ट्रैफिक है कराची का, उससे जल्दी निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। शायद एक ही बार हम देखते हैं 3-3 लोग 4-4 लोग भी बाइक पे बैठे हुए होते हैं, और शायद उनको सस्ता भी लगता है ये।
सो हाउ हैज़ बिन द रिस्पॉन्स सो फार? अगर हम सिर्फ पीपल्स बस सर्विस की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम आई होप अब हम ये डबल डेकर बसेस भी देख रहे हैं, सो समथिंग मस्ट हैव हैपेंड इन दैट वे। नहीं जी, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस पीपल बस सर्विस को भी, और जो ईवी बसेस लॉन्च हुई और पिंक बस सर्विस लॉन्च हुई, आप जो बात कर रही हैं जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ग्रेजुअली कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के इक़दाम कर रही है। उससे अगर जितनी बस सर्विसेज बढ़ेंगी, नंबर बढ़ेगा, तो मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि जो मोटरसाइकिल को लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करना कम हो जाएगा, उसका रुझान, जिसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी बेहतर करना आसान होगा। दूसरी तरफ ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, उस पर भी काम जो है वो तेज किया गया है ताकि कराची में बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाए, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जैसे पूरी दुनिया में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत अपनी गाड़ियों के या मोटरसाइकिल्स के, और वो इन बस सर्विसेज को इस्तेमाल करे। इसीलिए सिंध हुकूमत कराची को फोकस करते हुए, बाकी भी सिंध में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन कराची क्योंकि हब सिटी है, बिजनेस सिटी है, तो इसलिए उसको फोकस करते हुए ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर कर रही है। नंबर ऑफ बसेस अगले साल, मतलब जो कि कल शुरू हो रहा है, ईवी बसेस और रेड बसेस के भी मजीद फ्लीट जो है वो पोर्ट पे आ जाएंगे और वो जल्द अज जल्द शहर में लॉन्च। और जस्ट वन लास्ट थिंग सादिया साहिबा, कि जब हम बात करते हैं लोगों को डिस्करेज करें डीजल के यूजेज की, पेट्रोल के यूजेज की, और उनको कन्वर्ट करें हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट पे, क्या मुस्तकबिल करीब में आप लोगों का कराची में कोई ट्रेन सर्विस शुरू करने का, इंटरसिटी मेट्रो टाइप चीज़ शुरू करने का? क्योंकि देखें, मैं बीइंग अ कराचीआइट जब लाहौर में देखता हूँ ऑरेंज ट्रेन को फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरते हुए, तो मैं सवाल करता हूँ अपने आप से, आपके अपने अल्फाज में, ये हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, तो ये शहर डिज़र्व करता है ना? जी बिल्कुल, कराची डिज़र्व करता है, और आपको पता है कि इस पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी खुद बहुत फोकस कर रहे हैं। जब वो चाइना गए थे, वहाँ कुछ याददाश्तों पर और MOUs साइन हुए हैं सिंध ट्रांसपोर्ट और चाइनीज ट्रांसपोर्ट कंपनीज के दरमियान, जिसमें वो जो है ये जो आप बात कर रहे हैं कि मेट्रो बस ट्रेन सर्विस या कराची का जो पुराना सर्कुलर रूट है उसको बहाल किया जा सके, उसको हम फोकस किए हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रुकावटें दूर की जाएं और कराची को जदीद मेट्रो बस सर्विस, मेट्रो ट्रेन सर्विस दी जा सके। राइट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, क्या हम इस साइड ऑफ कराची की तरफ, यानी जिस साइड ऑफ कराची से मैं शो कर रही हूँ, एंड मैं कहाँ से शो कर रही हूँ, इस साइड ऑफ कराची की तरफ भी आना चाहते हैं इन बसेस को लेकर? और अगर ये बसेस वहाँ पर नहीं चल सकती हैं, कैन वी गो विद सम मिनी बसेस एट द सेम टाइम? बिकॉज ये साइड ऑफ कराची नीड्स लॉट ऑफ डेवलपमेंट, हमें ये भी पता है, और ये लो हाइट वाली बसेस में भी यहाँ पर क्या उतनी सक्सेसफुल है या नहीं है? ऑब्वियसली इस पर आपका होमवर्क होगा, मुझे उस बारे में बताइएगा ज़रा। नहीं जी, हम ये बिल्कुल वो नहीं रखना चाहते। जिस साइड पे आप इस वक्त शो कर रही हैं, उस साइड पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है ताकि ये इस साइड वाले भी जो रूट्स हैं उस पर पीपल बस सर्विस, ईवी बसेस और डबल डेकर के रूट को भी मुतारिफ कराया जा सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि कराची के अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें दी जाएं, उससे उनको भी आसानी हो और जो है
लेकिन वो पूरे कराची के लिए हो, ये ना हो कि किसी एक मखसूस इलाके के लिए या एक रूट बनाया जाए। इस पर काम हो रहा है और इस साइट पर भी जो है वो बहुत जल्द आप नए रूट्स देखेंगे। चले, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, और उम्मीद करते हैं 2026 में जो है कराची में ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो चीज़ें और बेहतर हों, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस सड़क पे इस ट्रांसपोर्ट को चलना है, वो सड़क बेहतर होती जाए। हम सिर्फ शारा फैसल पे नहीं, बल्कि गरबी हो, शर्की हो, कोई सा भी इलाका हो कराची का, वो बेहतर से बेहतर हो जाए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। साल 2025 में जहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशंस हमने देखी और एक सबसे अहम मसला सैलाबों का आया, और उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है किस पे पड़ा, डायरेक्ट आवाम पे। जिस वक्त आया हुआ था उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि लोग डिस्ट्रेस थे, लेकिन उसके बाद फिर अशिया खुरनोश और फिर यूटिलिटी चार्जेस, उनकी कीमतों में रद्दबदल हमने देखने में आया। और अभी साल के आखिर में सादिया फिर ये हुआ कि जब हड़ताल थी, ट्रांसपोर्ट की सारी हड़ताल थी, तो 15 दिन वो हड़ताल रही। उसके बाद कहने का मकसद ये है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है, ये इम्पैक्ट आता है मुझ पे, आप पे, आम आवाम पे। तो 2026 कैसा रहा, कौन कौन सी अशिया जो है वो ऊपर की ऊपर ही जाती रहीं, क्या वादे वईद किए गए, और उन वादे वईद का कोई देखने में भी आया मामला या नहीं आया, इस सब पे अब जरा हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आप चेयरमैन है होलसेल ग्रोस एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड आई एम श्योर हम जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि भाई बहुत फ़र्क पड़ा है महंगाई में। अगर पिछले 2 साल की बनिस्बत देखा जाए तो महंगाई नीचे आई है और कंट्रोल में भी रही है, बट ये ओवरऑल है, यानी हम जब बड़े पैमाने पर इस चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, महंगाई में कमी आई है, लोगों के बजट में भी शायद इसका फ़र्क पड़ा हो। लेकिन चूंकि आप डायरेक्टली इससे डील कर रहे हैं, तो अब मुझे ये बताइएगा कि वाकई क्या जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, आटा हो गया, दाल चीनी हो गई, इस पर कोई फ़र्क आया है या सिर्फ ये कहने की बात है? कहने की बातें नहीं है, असल हकीकत है। अरे देखें आप, ये सैलाब से जो तबाहकारी होनी थी, कहते थे कि चावल का क्रॉप ख़राब होगा, चावल माशाल्लाह बम्पर क्रॉप हुआ। गन्ने का क्रॉप हमारा बम्पर हुआ, 20% ज़्यादा है। और ये आप चीनी में रद्दोबदल देख रहे होंगे अभी कि 210 रुपये की चीज़ आज 135 रुपये होलसेल में पहुंच चुकी है। अंदाज़ा लगा लें आप कि 75 रुपये चीनी में कम होना मायने रखता है। अब दूसरी बात आप ये देखें, दालों में भी आप जनरली देखें कि 2025 शुरू और एंड जो हुआ है अभी, तो मैं ये समझता हूँ कि 50 रुपये किलो से 150 रुपये किलो मुख्तलिफ दालों में कमी आई है। लेकिन इसका मसला ये सबसे बड़ा आ रहा है कि होलसेल पे तो कमी आ रही है, लेकिन रिटेल पे उस पर अफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी वजह यह है कि अफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये हमें इदारों को सोचना है। ये तो हर आदमी को अपनी सीट पे ख्याल करना है कि गरीब मिडिल लोग कैसे अफोर्ड करें। जब महंगाई कम हो गई है तो क्यों इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा, ये वजह है। और दूसरी मैं आपसे कहूँ कि बात कि डी रेगुलेट पे आपके मैंने प्रोग्राम भी किया था कि डी रेगुलेट हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हुआ, जिसका अंजाम हमने आज भी देखा कि 120 रुपये गंदम पहुँच चुकी है केपी के, और कराची में 110 रुपये गंदम पहुँच चुकी है। और आने वाले दिन जो 3 महीने हैं उसमें मैं आपको ये बेड न्यूज़ दे रहा हूँ कि हमारे पास ज़खायर भी हैं। यानी जो एलिट क्लास ने फ़ायदा उठाया, किसान हारियों को तो कमर ही टूट गई उनकी। 50 रुपये 52 की गंदम, पाकिस्तान ने वर्ल्ड की तारीख में लिखा जाएगा कि 52 रुपये की गंदम 120 110 कभी होते हैं दुनिया में। लेकिन डी रेगुलेट करने से हमारी आवाम और किसान भाइयों को दोनों को कुछ नहीं मिला, और मिडल मैन और जो फुलर मिल जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, उन्होंने अरबों रुपया नहीं खरबों रुपया कमाया। ये हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? हमें प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए। जो अब यह नया सीज़न आ रहा है मार्च में गंदम का, इस पे आवाम के लिए, किसानों के लिए मराद दें, और खुदारा
इस मुल्क के पाकिस्तान पर अब रहम करना सीखें। ये पॉलिसियाँ अब इस वक्त की ज़रूरत है, हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें रुटी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। प्याज से रोटी खा लेगा बंदा और पानी से भी खा लेगा। एक थैला जो 660 रुपए का था, आज 10 किलो का थैला 666 रुपए का था, आज कितने का है आप बताएं? 1400 रुपए का। तो कितना अफेक्ट आया उस गरीब के पास। अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ बेहतरी भी की है या नहीं? जैसे अभी चीनी की कीमत तो नीचे आई, तो क्या कुछ अच्छी पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस भी किए गए जिससे फायदा भी हुआ हमें? पॉलिसी की बात नहीं है, लेकिन पॉलिसी का अगर ये पॉलिसी वक्त पे बनाए ना तो कभी भी ये हालात ना हो। इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी बननी चाहिए ना। आप मुझे बताएं, चीनी पूरी थी तो मंगवाई क्यों गई? आज भी टीसीपी के गोदाम में पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं। यही तो गंदम के साथ भी हमने किया था। अच्छा, गंदम में हमें अनवरुल काकड़ का दौर था, तो उसमें हमने गंदम इंपोर्ट कर ली और वही हमारा खुलेआम जो चल रहा था। अब वो क्या हुआ, आ गई गंदम, अब नुकसान। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास फैक्ट एंड फिगर जो आ रहे हैं अभी भी, कि गंदम का एक मेन बेसिक है। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये अगर बेसिक को अभी बर वक्त इकदाम नहीं किए गए तो 30-35 लाख टन शॉर्ट है। अच्छा। इसकी वजह ये है कि फीड मिलों में 30-35 लाख खर्च हो चुका है। जी हाँ। और दूसरे आप ये समझ ले कैटल फार्म में भी खर्च हुआ बकरा ईद में। और दूसरी बात कहेंगे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने उन्होंने कमर में कष्ट बांध दिया है कि उनके ऊपर इक़दाम कोई हो नहीं रहा, स्टे आ जाता है, तो बर वक्त तो कोई कार्रवाई होती नहीं। तो इब्राहिम साहब 2015 साल रहा, उसको अगर मैं समअप करूं तो वो ऐसा रहा कि हमने फसल बड़ी पैदा की, उसको हमने बाहर भेज दिया, शॉर्टेज कर दी, उसके बाद बोला कि अरे अरे भूखे मर जाएंगे, दोबारा मंगा लो। फिर नई कीमत और बढ़ती हुई कीमत पर हमने मंगाया और बोला देखें हम सिंगल डिजिट में महंगाई ला रहे हैं। 2026 में भी यही स्कीम है, यही स्कीम है। देखिए मैं आपको ये बोल दूं कि चीनी में तो इस दफा नहीं होना है। इसकी वजह है कि इंटरनेशनली ब्राज़ील, वियतनाम, थाईलैंड और सब इंडिया, सब में क्रॉप बढ़े हैं और पाकिस्तान का क्रॉप 20% ज़्यादा है। तो इसमें आप इत्मीनान रखें, 100 रुपये किलो से ज़्यादा चीनी नहीं होगी। यकीनन 75 रुपये 25 दिन में कम हो जाना तो मायने रखता है। और आने वाले दिन 100 रुपये की होगी चीनी। ये अल्लाह के हुक्म से करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तमाम अख्तियार उसके पास है। मैं यही कहूँगा कि हमें पाकिस्तानी सोच लानी पड़ेगी। बेसिक होता है गंदम। आप जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ज़िक्र सुना होगा कि गंदम के दाने पे ही सारा था। अब आज भी हम सोच लें कि गंदम पे हमें क्या करना चाहिए। एक नारा था रोटी, पहला रोटी था, भुट्टो साहब ने कहा रोटी। आप बेसिक को छोड़ना है। जब कुछ भी नहीं होगा ना, किसी का सैलाब जलदान में क्या हुआ, सैलाब के भूखे 2 दिन की रोटी खा रहे थे पानी से, तो पेट तो भर जाता है ना बच्चे आदमी का। अब एक चीज को डबल से भी ऊपर ले गए आप। केपीके में अभी इस टाइम आप देख रहे हैं 130 रुपये गंदम हो चुकी है। आने वाले दिन बहुत खतरनाक हैं और अभी भी अगर ये बर वक्त अगर मंगा लें तो बेहतर है, वरना ये 200 रुपये किलो आटा हो जाएगा। अच्छा, बम्पर क्रॉप्स तो अगर हुई तो बम्पर क्रॉप्स दूसरे मार्जिन से हम खास करके इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर फिर गंदम की भी क्या बम्पर क्रॉप्स हुई? और क्या हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे अगले साल भी, आपको लगता है गंदम के लिए भी, या फिर जो हमारे पास स्टॉक है हम उसे यूटिलाइज करेंगे? देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि जब भूखा आदमी होगा वो सुबह रात खाद भी डालता है, ज़मीन बुआई करता है, अपनी मेहनत करता है, सर्दी गर्मी देखता है, तो उन लोगों के लिए तो कोई मराहत नहीं दी गई ना। अच्छा, इनको तो मराहत नहीं मिली, और जो गरीब तबका उनको भी मराहत नहीं मिली, डबल रेट हो गए आटे के। अब बेसिक आटा है, ये सब चीज़ें कम हो चुकी हैं। एडिबल ऑयल आप देख लें, उसमें भी कमी वाकई हो गई है। आप आने वाले दिन में 400 रुपये तेल देखेंगे और 410 रुपये घी, जो हमारा ब्रांड करके बिकता है थैलियों में मुख्तलिफ, 400 रुपये। अब आने वाले दिनों में मसाला जात में भी कमी हो रही है। चलिए, दैट्स ग्रेट। यानी बहुत अच्छे साइन है, लेकिन इसके इकदाम बर वक्त होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और पाकिस्तान हमारी जान है, हम इस मिट्टी के हैं, लेकिन हमें इस मिट्टी से प्यार है। हम ये कहते हैं हुकूमत वक्त अब पॉलिसियाँ बदलें। देखें, आप पंजाब में गंदम है, अब केपीके में नहीं है, तो चारों सूबे तो पाकिस्तान हुए ना, बेशक, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, केपीके हो, ये तो हम ही है ना। पाकिस्तान यक जाए ना। अब हम बोलें कि यहाँ गंदम है, हम केपीके को फराम ना करें,
बलूचिस्तान को दफा 144 हो, ये किस तरह का माहौल है? पाकिस्तान जिंदाबाद ये कहें, पाकिस्तान की सोच लाएं, पाकिस्तान की सोच लाएं, आए मुल्क के वतन के लिए काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रफीक इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है। साल 2026 वो हमारा कैसा रहेगा अजनास के हवाले से, और उसमें अगर आप साथ ये भी जोड़ लीजिए कि हमें पता है कि सैलाबों ने कितनी तबाही फैलानी है, उसके बाद हमारी क्या पॉलिसी है, वेल दैट हैज़ टू बी सीन। अच्छा, एक और बड़ा अहम और साल के आखिर में ये हुआ कि वो PIA जो कौमी ख़जाने का नुकसान कर रही थी हर साल, उसको अब जो है वो प्राइवेटाइज़ किया गया है, निष्कारी उसकी कामयाब निष्कारी की गई है। और उसके बाद से लेके अब तक की सबसे अच्छी खबर यह आई है कि कौमी एयरलाइन PIA ने बरतानिया में अपने ऑपरेशन को मज़ीद वुसअत देने का किया है फैसला और इस्लामाबाद से लंदन के लिए डायरेक्ट परवाज़ें बहाल करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, पहले हम जानते हैं कि मैनचेस्टर के लिए ऑलरेडी परवाज़ें बहाल कर दी गई थी और मैनचेस्टर के बाद लंदन के लिए हफ्तावार 4 फ़्लाइट्स होंगी जिनको ऑपरेट किया जाएगा। हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से इन फ़्लाइट्स को रवाना किया जाना है। और इस हवाले से जो PIA के तर्जुमान बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से लंदन की पहली परवाज़ 29 मार्च 2026 से रवाना होगी और फिर 6 साल के तवील वक्फे के बाद ये नया रूट जो है, यानी एक तो ये रूट पुराना था लेकिन उसे बहाल कर दिया गया है। फॉर 6 years वी हैव नॉट सीन फ़्लाइट्स कराची से इस्लामाबाद से लंदन के लिए, तो ये एक अच्छा साइन है कि दोबारा से PIA ने इन रूट्स का रिवाइवल किया है और ये फ़्लाइट्स अब 4 दफ़ा हफ्ते में ऑपरेट होंगी फ्राम इस्लामाबाद टू लंदन। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड प्रोबेबली दिस इज़ आवर लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस ईयर, तो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और जब हम PIA की बात करते हैं, इट हैज़ बिन अ ट्रबलसम मोर देन अ डेकेड फॉर PIA, लेकिन उसकी अब निष्कारी हुई और अब ये पहला बेहतर फैसला सामने आया है। थोड़ी सी अगर आप इसकी डिटेल्स दें, फिर हम दीगर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपको, आपके तमाम सामीन को मेरी तरफ से भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हमारे लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए ये साल जो है ये बहुत अच्छा लेके आए 2026। हमारा मुल्क तरक्की करे, हम तो खुशहाली आए हमारे मुल्क के अंदर। देखिए, जो आपने बताने के ऑपरेशन का आगाज़ किया, देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने कवर भी किया होता कि 2020 में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी एयरलाइंस के ऊपर एक पाबंदी लगी थी यूरोपीय और बरतानवी ऑपरेशंस के ऊपर। काफ़ी अरसा उसको लगा उस पाबंदी के खात्मे को इंश्योर करने के लिए बड़े मुतअद्दिद बार बड़े कोई टफ किस्म के ऑडिट्स करवाए गए। फिर मरहला बार हमें इजाज़त मिलना शुरू हुई। गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने के अंदर यूरोपीय फ़िज़ाई इदारा जिसको यासा बोलते हैं, उसने PIA को इस पाबंदी का खात्मा किया और इस साल 10 जनवरी को हमने को तकरीबन 4.5 साल के वक्फे के बाद हमने आगाज़ किया अपनी पेरिस की फ्लाइटों का, इस्लामाबाद से जो कि PIA के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर है। उसी तरीके से फिर तकरीबन अगस्त सितंबर के महीने के अंदर PIA से पाबंदी खत्म होनी शुरू हुई बरतानिया के ऊपर, जिसके फौरन बाद हमने स्लॉट सिक्योर करके, जहाज सिक्योर करके, जहाज़ों की थोड़ी सी तस्दीन और आयश करके हमने कुछ 25 अक्टूबर से हमने मैनचेस्टर की परवाज़ों का आगाज़ किया, जो कि इब्तदाई तौर पर 2 परवाज़ें थी और उसको बीच बढ़ाकर 3 वीकली परवाज़ें कर दिया गया। इसी मरहले के अंदर एक और अगली कड़ी है कि अब हम लंदन हीथ्रो के ऊपर 29 मार्च से हम अपनी परवाज़ों का आगाज़ करें। मैनचेस्टर और लंदन में वक्फा इस वजह से आया बिकॉज लंदन हीथ्रो की स्लॉट्स हमने एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस स्लॉट्स हैं और अभी किसी भी एयरलाइन को हीथ्रो के ऊपर अब लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती, तो ये स्लॉट्स हमने एक्चुअली कहीं रखवाई नहीं थी बेबीसिट के लिए, हमने किसी को दिया होता जब तक हमारे ऊपर पाबंदी का इत्तला था, ताकि हमारी ये स्लॉट्स ज़ाया न हो सके। एविएशन इस तरह के अंदर 28 मार्च को शेड्यूल चेंज आता है, चाहे समर का शेड्यूल चेंज आएगा या उसका आएगा, तो 28 को अगले शेड्यूल चेंज के अंदर हमने अपनी स्लॉट्स जो है वो उनसे वापस ली और इसलिए 29 से हम अपनी परवाज़। हफीज़ साहब, वी नो कि वो फ़्लाइट्स लेने वाले लोग जो कि प्रेफर करते रहे हैं PIA को, बिकॉज डायरेक्ट फ़्लाइट रही है लंदन से यहाँ तक, हमें ये पता है, एंड अदरवाइज भी जिन्होंने पाकिस्तान आना है दे यूज्ड टू प्रेफर PIA ओवर एनी अदर फ्लाइट। इवन अगर UK की कोई फ़्लाइट है उससे भी ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे पाकिस्तान की फ़्लाइट्स को फॉर फ्राम लंदन और मैनचेस्टर और अदर कंट्रीज़ की भी अगर हम बात कर लेते हैं। ये इकोनॉमिकली कितना फ़ायदेमंद होने जा रहा है, ये बहुत क्रूशल होगा मेरे ख्याल में PIA के लिए। सो इकोनॉमिकली ये कितना अच्छा डिसीजन होने जा रहा है?
देखें, आपने इनके दोनों पहलुओं के ऊपर पूरी आपने डिस्कशन कर लिया। डायरेक्ट फ्लाइट की कन्वीनियंस किसी और चीज में मैच नहीं हो सकती। यानी आप एक तरफ से 14-15 घंटे का सफर करके वाया पॉइंट्स पे जाएं और कहीं पे आप जाके ऑफलोड हो और फिर 2-3 किलोमीटर की वॉक करके टर्मिनल या गेट चेंज करके आप दूसरा जहाज पकड़ के फिर आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचे, बनिस्बत ये कि आप 8 घंटे के अंदर और एक इंतहाई अट्रैक्टिव शेड्यूल के अंदर। यानी आप ये देखें कि शेड्यूल हमारा जो पेरिस और मैनचेस्टर का और वही लंदन के ऊपर भी आएगा कि आप घर से नाश्ता करें, आराम से दूसरा आप एयरपोर्ट पहुंचे और इंशाल्लाह शाम की चाय जो है वो आप लंदन या मैनचेस्टर या पेरिस में पिए। तो इसी तरह इसका जो 22% इम्पैक्ट है कि जी रात को आप पूरा दिन का काम करके आप शाम के टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचे, जहाज के अंदर बैठे आप सोएंगे, सुबह नाश्ते से पहले आपको पाकिस्तान पहुंचे होंगे। सो इसकी तो अनमैच्ड कन्वीनियंस और इस कन्वीनियंस का डेफिनेटली पाकिस्तान की वो डायस्पोरा जो कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर बरतानिया में रहता है उनकी डिमांड भी थी और यही वो लोग हैं जो कि हमारे बहुत ज्यादा लॉयल कस्टमर भी और हमारे साथ आ रहे। मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हमने ट्रेंड देखा है, फॉर एग्जाम्पल हमने पेरिस की फ्लाइट शुरू की या हमने मैनचेस्टर की परवाज शुरू की, तो हमारे बिल्कुल ठीक है। चलिए, ओके अब्दुल हफीज़ खान साहब, आपकी बात हम तक पहुंच गई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो एक अच्छी खबर है और वो ये कि अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स होंगी हफ्ते में 4 दिन। वेल विद दैट हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त। दिस इज़ लास्ट शो ऑफ दिस ईयर और उम्मीद करते हैं कि इस साल जो भी हम पे हाशर सामानियाँ आई उनका हम तदारुक करेंगे अगले साल, और इस साल की जो हमारी पॉजिटिविटी है उसको हम कैरी करेंगे आगे चल के। और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और ऑपरेशन मार्केट से बड़ी पॉजिटिविटी क्या ही होगी साथ। एब्सोल्युटली, और इसी पॉजिटिविटी को लेकर हम एंटर होंगे कल जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बट दैट इज गोइंग टू बी अ न्यू ईयर फॉर अस एंड फॉर यू। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।